हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपका वेक्टर एडिशन ऑफ जो है एनालिटिकल मेथड से। तो बच्चों, पिछले लेक्चरों में हमने आपको बताया था कि आप ग्राफिकल का मेथड का यूज़ करके वेक्टर एडिशन किस तरह से करते थे। उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले भी देखे हैं और बहुत बातें भी हमने कर चुके हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड से हम वेक्टर एडिशन किस तरह से करते हैं। और मैं सब कुछ आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाता हूँ, कोई आपको झंझट नहीं है कहीं से भी कोई रेफरेंस उठाने की, कुछ भी करने की, ना तो गाइड ना कुछ। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यार एनालिटिकल मेथड क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय एनालिटिकल। तो अब हम देखते हैं और समझते हैं इन्होंने बुक में क्या लिखा है। पहले मैं कुछ आपको इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा कंफ्यूज करने के लिए। तो बोल रहा है कि ऑल दो द ग्राफिकल मेथड जो हमारी थी जब तक हम कर रहे थे, उसमें जो भी हम कर रहे थे वो हमें हेल्प कर रही थी विजुलाइज करने में वेक्टर्स को एंड रिजल्टेंट वेक्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत ही। एनसीईआरटी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कुछ लिख देता है। ग्राफिकल मेथड में हमने आपको विजुअलाइजेशन बहुत दिया, कहीं आपको हमने बना बना के बताया वेक्टर्स, हमने आपको जो है कुछ कर करके बताया। लेकिन एनालिटिकल मेथड बोलती है कि आप जो है क्या करिए, उस विजुअलाइजेशन को हटाइए और अब आप उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल में लाइए। और मैथमेटिकल कैसे लाएंगे, अभी तक हमने पिछले लेक्चरों में क्या किया, तो मैथमेटिकल को बनाने की तो कोशिश कर रहे थे उसको। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप किसी भी वेक्टर को उसके जो है कंपोनेंट में लिख सकते हो, मैंने कहा है ना। अभी तक आप वेक्टर ऐसे करके बना दे रहे थे, भाई बोल रहे थे ए वेक्टर है। आप अभी तक बोल रहे थे कि मेरा ये कोई दूसरा बी वेक्टर है। लेकिन अब आप ऐसे करके नहीं बनाओगे, ना तो बताओगे। अब आप क्या करोगे, बोलोगे कि मेरा जो ए वेक्टर है वो मेरा बराबर है किसके, ए एक्स आई कैप के बराबर, बाई आपका जो है जे कैप के बराबर, प्लस जो है इधर पे जो है क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई और जेड के कैप के बराबर। यहाँ पे एक्स और वाई और जेड की वैल्यू डिफर करती रहेगी। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से जो है वेक्टर को लिखना शुरू हो चुके हैं। अब चूंकि ये तो 2D है, तो हम यहाँ पे जो है इधर जेड के कैप को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ दो चीज़ पे कंसीडर करेंगे। तो अब वेक्टर को हम बनाने की जगह पे लिखेंगे इस तरीके से। तो अब ये तो हो गया भाई साहब, चलो वेक्टर को लिखना। अब हमें ये बताइए कि हम जो है ग्राफिकल का यूज कर क्यों नहीं रहे हैं, हमको ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें। क्या हम इसलिए पड़ी कि हमें क्वेश्चन बनाना था जी मेंस के लिए इसके लिए नहीं पड़ी बच्चों। देखिए, इसका कारण ये है कि इट इज़ समटाइम्स टेडियस हो जाता है हमारे लिए। टेडियस का मतलब होता है थोड़ा सा एकदम मुश्किल भरा सा, या आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा आप उस तरीके का बोरियत सा काम समझ सकते हो, या मुश्किल ही आप समझिए, बहुत बेटर वो ही रहेगा आपके लिए। तो हमारे लिए क्या होता है, समटाइम टेडियस हो जाता है एंड हैज़ अ लिमिटेड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी बहुत इतनी हमें अधिक नहीं मिल पाती है ना, जब हम वर्क कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा हमें सटीक आंसर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है देखिए, तो इट इज़ मच ईजियर है टू ऐड करना वेक्टर को बाई कंबाइन करना देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को। अब कंपोनेंट्स को कैसे ऐड करोगे, वही चीज़ तो समझ नहीं है भाई आपको, है ना, कि हम एनालिटिकल का मेथड करके कैसे कंपोनेंट को ऐड करेंगे। और कंसीडर करिए दो वेक्टर को, जैसे हम बोल रहा, अब यहाँ से शुरू हो गई इसकी रामायण, कि बोल रहा आप कंसीडर करिए दो वेक्टर्स को, एक है ए और एक है बी। और ये दोनों ही आपके कोई भी एक्स बाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना। क्यों एक्स बाई प्लेन पे लाई करेंगे, अब भाई सब 2D है तो एक्स बाई प्लेन पे लाई करेंगे, तो वो एक्स बाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और उनके कंपोनेंट हमने मान लिया, ए का है ए एक्स ए वाई और बी है बी एक्स बी वाई, है ना, इस तरीके से। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है हमारा, अब भी हमने पढ़ के निपटे हैं अभी पिछले लेक्चर में कि किस तरह से हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो सिंपली हम ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, फिर हम लिख सकते हैं बी को आपका जो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। यहाँ पे आर जब आप निकालोगे इनका सम करके, तो वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और जैसा हम सब जानते हैं कि आर जो आएगा वो ए प्लस बी के कंपोनेंट को ये जो करने के बाद आएगा। तो बच्चों, आप क्या ए को उठा के इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, और बी को उठा के इस तरह से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब होगा क्या, बड़ा अच्छा केस होगा, देखिए ज़रा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो आई आई कॉमन आके ए एक्स प्लस बी एक्स अपने आप में जुड़ जाएंगे, और जे जो है कैप कॉमन आके ए वाई और बी वाई आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, हमने भाई साहब इस चीज़ को अब भी नाम दिया था पिछले लेक्चरों में कि ए एक्स प्लस बी वाई हमारा होता है आर एक्स के बराबर, और ए बाई बी वाई होता है हमारा आर बाई के बराबर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई हमने कर दिया, लिख दिया है। तो आर एक्स हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, और आर वाई हमारा ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। तो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं हम भाई, है ना, सीधी हम बात कहना चाह रहे हैं कि
जो ईच कंपोनेंट है ऑफ रिजल्टेंट जो हमें आर वेक्टर मिल रहा होगा इस द सम होगा वो करस्पॉन्डिंग जो है ए और बी का। सिंपल सी चीज़ है यार, है ना। वहाँ पे आप सिंपली सबको जोड़ के कर रहे थे, उसको सम अप करा रहे थे ना, तो उसी तरीके से इसमें आप उसके कंपोनेंट्स को जोड़ के करा रहे हो। तो इन 3 डायमेंशन में क्या है आपका, ये इधर पे ये ए जेड और के कैप जुड़ जाएगा, है ना, पूरा वही रामान चलेगी। ये देखिए इधर पे आप। तो दिस मेथड जो है कैन बी एक्सटेंडेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स के। फॉर एग्जांपल है वेक्टर ए बी सी, है ना, कई दे दें आपको। अभी तो आप जो है ट्रायंगल और उसका यूज़ करके ग्राफिकल का दो ही ज़्यादातर आप जोड़ पा रहे थे वेक्टर को। अब जो है आप अनलिमिटेड जो है वेक्टर्स को जोड़ सकते हो। मान के चलिए आपके पास ए बी सी डी एफ जो है बहुत सारे वेक्टर्स हैं, सभी को जोड़ सकते हो। और सभी के आपको क्या जोड़ने हैं, कंपोनेंट्स को जोड़ने हैं। जैसे आई से आई वाले को ही जोड़ना आपको इस तरीके से, ये इसके ये जोड़ने हैं, इसके ही जोड़ने हैं, और जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट वो आपको उसका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि देन जो है ए वेक्टर आपको बोल रहा है कि मान के चलिए कोई भी एक वेक्टर है जो कि टी हमारा ए प्लस बी माइनस का सी है। तो क्या होगा वहाँ पे हम जो है इस वाले में इसको और इसको तो जोड़ लेंगे, बाकी सी वाले को माइनस कर लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको इन्होंने लिख के कुछ बताया है कि आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। एक रिजल्टेंट का जो कि दो वेक्टर की मदद से बन रहा है, एक है ए एक है बी, और उसको जो है आपको इस तरह से निकालना है ना, कि बोल रहा है कि आपको जो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो फाइंड करना है उस रिजल्टेंट का इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का यूज़ करके एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो कुल मिला के आपको एक डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन के लिए देखिए आपको मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें जो है कि एक अच्छा जो भी हमें गिवन चीज़ें दी गई उसके ऊपर एक अच्छा सा ग्राफ हम बना लें, जो हमें दिया गया उस पर डायग्राम बना लें। तो देखिए ज़रा हम अब यहाँ पे हमने पूरा जो भी हमें कंडीशन दी गई उसके हिसाब से डायग्राम बना लिया। इन्होंने कहा था जिस तरह से हमें बनाना था वो हमने बना लिया। एक हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। अब इन्होंने कहा उनकी थीटा की टर्म में बनाना है, एंगल वगैरह का यूज़ हमें करना है, तो हमने एंगल का नाम भी दे दिया। यहाँ से हमने कहा कि ये जो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो थीटा है, और वहीं पे जो इसकी रेजुलेशन जो उसका रिजल्टेंट जो है मतलब कि आपका ये निकल रहा है उसके बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और इधर से आपका ये बीटा है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल ये भी आपका थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से इसको ही तो हमने उधर उठा के लाए हैं। तो ये हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। कुछ हमें यहाँ पे लेट करके चलनी पड़ेंगी चीज़ें, तो हम लेट ये करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, अब हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में जब डेरिवेशन करते हैं तो हमें लेट करना पड़ता है और कुछ चीज़ें अपने मन से करनी पड़ती है। अब चूंकि ये ज्योमेट्री की बेस पे चीज़ें हैं और ये आपने 10th में अच्छे से किया होगा, तो वही चीज़ करना है हमें। यहाँ पे हमें क्या गिराएंगे, एक नॉर्मल गिराएंगे। देखिए यहाँ पे एक हमने नॉर्मल बनाया है इस वेक्टर ए के ऊपर। तो वेक्टर ए की नॉर्मल गिराने से क्या हुआ, हमें एक प्रॉपर्टी चीज़ पता चली कि जब भी कोई नॉर्मल गिरता है तो वो अपने साथ में एक 90 डिग्री बनाता ही बनाता है। तो हमने इसलिए इसमें एक नॉर्मल गिराया। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये वाला है पी से लेके ए तक, एस तक, पी से लेके एस तक वो आपका बी ही है, क्योंकि हमने उसी को इधर से उठा के इधर ही लाए हैं, यही समझिए आप। तो यहाँ पे और एक और चीज़ देखिए, हमने एम से लेके पी तक भी एक और नॉर्मल गिराया है, वो भी आपका आपस में 90 डिग्री बना रहा होगा। यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, बहुत शानदार। अब मैं बताता हूँ आपको आगे हम क्या क्या कर रहे हैं। ये कुल मिला के डेरिवेशन ही है। तो देखिए हमने ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर को, इतना हमें तो गिवन ही था, और इनके बीच का एंगल हमें थीटा वो भी हमें गिवन ही था, पूरा हमने उसको देख के समझ लिए। देन यहाँ पे देखिए ये जो यूजिंग करेंगे हम पैरेललो मेथड को, हमने पैरेललोग्राम जो एक मेथड हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एडिशन के लिए वेक्टर का। ओ एस जो है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है द रिजल्टेंट वेक्टर आर को। देखिए ज़रा मैं बता देता हूँ आपको, ओ और एस आपका एक क्या बना रहा है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट को बना रहा है। आगे हम देखेंगे यदि हम रिजल्टेंट की बात करें आर की, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, ए और ए प्लस बी करके। ये तो हमने बेसिक चीज़ जानी गई है। अब डेरिवेशन होती यहाँ से शुरू। अब हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू कहीं ना कहीं से पुट कर देनी है। और कैसे पुट करनी है कि हमें जो है वो थीटा या जो वो चीज़ें हैं वो हमें इसमें मिल जाए। तो सिंपल हम ये करेंगे
कि एक एस एन हम नॉर्मल बनाएंगे ओ पी पे और पी एम एक नॉर्मल बनाएंगे ओ एस पे। मैंने अभी आपको नॉर्मल बता दिया, आप अपनी बुक को खोल के रखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएगा। तो वो हमने कर लिया है, ज्योमेट्री में आप देख सकते हो फिगर की। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमने एक चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब मैं बताता हूँ वो क्या है। तो ओ एस का स्क्वायर किसका, ओ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ओ, और एस का स्क्वायर जो है ये हाइपोटेनस है कुल मिला के, और एस एन का स्क्वायर वो होगा किसके बराबर, ओ एन के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हमने वही किया, तो ओ एस का स्क्वायर जो है बराबर है ओ एन के स्क्वायर के बराबर और एस एन के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे हमने क्या लगाई है, तो मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस हमने लगाया यहाँ पे ना, पाइथागोरस लगा दिया। ओ एन जो है आपका, देखोगे ध्यान से, जो ओ एन है आपका यहाँ पे देखिए जरा, ओ एन किस किस से मिलके बन रहा है, तो हम सीधा देख पा रहे हैं, तो ओ एन जो है ओ पी प्लस का पी एन से मिलके बना है। तो ओ पी प्लस का पी एन से मिलके बना हुआ है ओ एन। तो हमने वही चीज़ लिखी यहाँ पे, है ना। वो लिखने के बाद हमने कहा कि ओ पी जो है असल में क्या है, तो ओ पी असल में था ए, और पी एन असल में क्या था, तो पी एन भाई साहब असल में था बी कॉस थीटा। कैसे था बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा ऐसे था, कौन बी कॉस हमारा ये वाला देखो, तो हम जानते हैं, है ना, कि जो हमारा कॉस होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, हमने सुना होगा परपेंडिकुलर, है ना। तो ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो आपको पता होगा कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस कौन होता है आपका, तो कॉस थीटा होता है। चूंकि यहाँ पे बेस जो है हमारा वो कौन है, तो वो पी एन है ना, बेस आपका पी एन है, वो एज इट इज रह जाएगा। हाइपोटेनस जो कि हमारा बी है, तो बी कॉस थीटा हमारा इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमने पी एन को हमने बी कॉस थीटा लिख दिया, और वही यहाँ पे इन्होंने किया, तो इन्होंने पी एन की जगह बी कॉस थीटा लिख दिया। तो इतनी चीज़ हमें क्लियर होती है यहाँ से। तो हमने ओ एन की वैल्यू पता कर ली है, हमने जो है यहाँ पे फिर एस एन की वैल्यू भी आप इसी तरह से पता कर सकते हो, वो बी साइन थीटा के बराबर है। हम कुल मिला के अब यहाँ पे ओ एन को और एस एन को उनकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। जब आप इतनी सी चीज़ कर लोगे तो आप जो है ये इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आपने हज़ारों बार नाम इसका पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको जो है ए और ये बी है, और यहाँ पे हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab जो मिलता है वो हमें मिलेगा। साथ में यहाँ पे जो हमारा ये देखिएगा ध्यान से क्या चीज़, कि इन्होंने ये जब जब करा इसको सॉल्व, ये वाली चीज़ को, यहाँ पे ओ एस क्या था हमारा, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ओ एस आर स्क्वायर के बराबर था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब आप करोगे, है ना, इसको जब आप खोल लोगे तो आपको कुल मिला के क्या मिलेगा, एक जो है प्रॉपर्टी और मिल जाएगी। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2ab cos थीटा के बराबर वो हो जाएगी। आप जो है इसको खोल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कैसे यहाँ पे लग रहा है। आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है आपकी क्लास 11 की बुक में मिलेंगी आपको, है ना, मैथ की बुक में, आप उसमें देखिएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा कि ये चीज़ें कैसे इन्होंने निकाली हैं। वो सब करने के बाद आप देखोगे कि हमने आर को इधर पे भेज दिया है, और आपको यहाँ पूरा ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला आया वो थीटा की टर्म में आया है, और हमें आर का मैग्नीट्यूड मिल भी रहा है। तो यहाँ से इतना तो हमने कर लिया है। उसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि जो अभी जो एंगल बन रहे थे किसके बीच में, रिजल्टेंट के बीच में और वो सब के बीच में, तो उनको कैसे हैंडल करना है वो समझिए। तो जब आप ज्योमेट्री को देखोगे तो ओ एस एन को देखिए अपनी बुक में, तो ओ एस और एन को जब हम देखेंगे, ये वाला जब हम देखेंगे ये वाला, तो वहाँ पे ये जो ट्रायंगल हम देखेंगे ओ एस एन वाला, तो हमें पूरा क्लियर होगा कि एस एन जो है वो किसके बराबर है, तो वो ओ एस साइन अल्फ़ा के बराबर है। तो साइन अल्फ़ा ये रहा आपका, है ना, साइन अल्फ़ा ये है। तो जब आप देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल आप जो को परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस वाला रूल लगाना साइन के लिए, तो वो उसके बराबर हो जाएगा आपका, है ना। ये सब ज्योमेट्री का खेल है और ट्रिग्नोमेट्री का खेल है पूरा, है ना। तो वो आप इधर पे करोगे तो आपको एस एन जो मिलेगा वो आर साइन अल्फ़ा के बराबर मिलेगा। और यहाँ पे एक और आप एस एन देखोगे तो वो यहाँ से ये जो है हम साइन फिर थीटा की बात करने लगे हैं, तो हम एक निकालेंगे तो एस एन हमें बी साइन थीटा के बराबर भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्लियर है कि एस एन और एस एन तो इक्वल हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि आर साइन अल्फ़ा और बी साइन थीटा भी आपस में बराबर है। तो हम जो है इसको इस तरफ ले आएंगे, और इसको इस तरफ लाने से हमारे पास ये पूरे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ये हमारे पास पूरी एक आइडेंटिटी बन गई है। तो सिमिलरली पी एम जो आप देखोगे तो वो ए साइन अल्फ़ा के बराबर है और बी साइन बीटा के बराबर है। तो
तो वहाँ से हमें फिर ये वाली आइडेंटिटी मिल चुकी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो तीनों की तीनों हैं आपकी कौन, आर अपॉन में साइन थीटा ओवर ए अपॉन में साइन बीटा और बी अपॉन में साइन अल्फा, ये आपस में जो है क्या है आपकी बराबर है ना। अब ये बराबर इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से ये जो है इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में ही बराबर हैं। तो यहाँ पे इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर ही आएगा, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें यदि निकालना हो भाई साहब साइन अल्फा की वैल्यू, तो आप किसी का भी यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो। तो आप इन दोनों का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, वैसे कि बी ओवर आर साइन थीटा आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये केस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आर इज गिवन बाई इक्वेशन आपका हो जाएगा। और आपको ये चीज़ भी पता होगी कि टेन जो अल्फ़ा है वो आप इस तरह से निकल सकते हो कि है ना, टेन अल्फ़ा क्या है, तो देखो टेन अल्फ़ा सिखाता हूँ मैं। तो टेन अल्फ़ा आपका जो है आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, आपको तो पता होगा है ना टेन की वैल्यू। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है आपका वो कौन है, तो एस एन है, और बेस आपका कौन है, ओ एन है ना। तो यही चीज़ तो इन्होंने लिखी है। तो उसको जो है ओ एन को इन्होंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, किसमें, एक तो ओ पी में और पी एन में। और एस एन जो है परपेंडिकुलर आपका ऑलरेडी है ही, एस एन था बी साइन थीटा के बराबर और ओ पी आपका था ए के बराबर और पी एन था बी कोस थीटा के बराबर। तो इस तरह से आपको ये मान के चलिए आपको कभी कोई केस दिया हो जिसमें आपको बी की वैल्यू पता हो, ए की पता हो, और साथ में आपको थीटा की वैल्यू पता हो, तो आप सिंपली इन चीज़ों को पुट कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इन फॉर्मूले का यूज़ करके ये सब जो हमने अभी तक बात करी है, ये वाले जो फॉर्मूले की हमने बात करी हैं, ये सब कुछ आइडेंटिटी हैं आपकी, याद रखिएगा आप इन सभी को। ये सब आपको क्वेश्चन में आइडेंटिटी की तरह यूज़ होंगी, है ना। इनको डेरिवेट करना कतई जो था आसान था, कुछ भी इसमें बड़ी चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं, सब कुछ हमने जो है क्या लगाया, मैथ के फॉर्मूले लगाए हैं। तो ये सब हमने लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की मदद से निकाल दिए हैं। आप इनको एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। अब इतना हमें समझ आता है। अब एक और एग्जांपल है आपका 4.3 में, उसको भी ले लेता हूँ। इसको तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पहले इसको समझिए, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। बोल रहा है कि आपको एक हमने मोटर बोर्ड दी है ना, जो कि रेस कर रही है टुवार्ड नॉर्थ में, नॉर्थ आपका ऊपर की ओर ही होगा, है ना। तो हमने मान लिया वो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ की तरफ में रेस करती जा रही है। और वाटर जो है वहाँ का, उस समय का जो वाटर था उस नदी में जहाँ पे ये बोट आपकी तैर रही है या जो भी रेस लगा रही है, तो वहाँ पे जो वाटर था, करंट इन दैट जो है ना, करंट मतलब होता है प्रभाव करना, तो जो आपका फ्लो वो कर रहा था वाटर, वो किस दिशा में कर रहा था, तो वो जो है इन दैट रीजन में 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री जो था ईस्ट ऑफ साउथ में कर रहा था। अब साउथ का ईस्ट क्या होता है भाई साहब, तो पहले तो आप दिशा का वो बना लीजिए। तो ये देखिए हम पूरा एक बनाते हैं, तो ये तो रहा भाई साहब नॉर्थ, ये रहा आपका यहाँ पे साउथ, ये रहा आपका जो है कौन, वेस्ट, और ये रहा आपका ईस्ट। तो अब इन्होंने कहा कि ये बोट हमारी कहाँ पे जा रही है, बोट के कलर हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, येलो से ले लेते हैं, ये हमारी बोट की डायरेक्शन है। और पानी की जो डायरेक्शन है वो देखिए जरा, तो 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ जो है किसके, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट ऑफ साउथ का जो है 60 डिग्री आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है ना, 60 डिग्री इस तरीके से। तो एक भाई साहब ऊपर की ओर जा रहे हैं नॉर्थ में और एक जा रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ में। तो यहाँ से तो हमें इतना मामला क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ये जो है आपके दोनों ही वेक्टर ही हैं, है ना। एक जो है आपको मैं पीला वेक्टर बनाता हूँ, ये वाला, जिसका मैग्नीट्यूड तो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक दूसरे का मैग्नीट्यूड है आपका 10। तो मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, साथ में हमें जो है आपको वो भी बता दिया कि इनके बीच का एंगल वगैरह कितना क्या बन रहा है। अब क्या करना हमें निकालनी है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी उस बोर्ड की क्या होगी। भाई साहब आप खुद सोच के देखिए, आप जो है किसी एक दिशा में जो है पार करने की कोशिश कर रहे हो और हवा आपको कुछ दूसरी दिशा में धकेल रही है, तो आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम भी होगी और आपकी जो है दिशा भी चेंज हो जाएगी। तो वही चीज़ हमें बतानी है कि इस केस में जो बोर्ड की वेलोसिटी कितनी कम निकलेगी आपके पास, और जो है वो किस दिशा में मुड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो फॉर्मूले अभी हमने ड्राइव किए हैं उन्हीं की मदद लेंगे और देखिए कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ों को समझेंगे बुक की मदद से। वेक्टर आपका देखिए वी है आपके पास, तो वी क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट को, एंड वेलोसिटी आपका वी सी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर की करंट को।
तो ये सब सोन आपको फिगर 4.11 में बताया गया है। तो देखिए ज़रा 4.11 बोलो 11 की बात है तो उसमें बताया गया आपको। तो देखिए सिंपली यहाँ पे वही केस बना है यहाँ इनका कि ये तो रही आपकी कौन वेलोसिटी ऑफ जो है किसकी, ये वाटर रहा, और ये वेलोसिटी जो है आपकी कौन रह गई है आपका, ये तो रहा वाटर, ये रहा मोटर बोट। तो ये दो केस हमें देखने को मिल रहे हैं। सिंपली हमने देखा कि ये तो बन रहा भाई साहब 60 डिग्री, और यहाँ पे हमने जो है इन सभी को अलग अलग नाम दे दिए। इसको नाम दे दिया भाई साहब दो वेक्टर के बीच के नाम दे दिया हमने थीटा, और ये रिजल्टेंट और वी के जो वी और बी के बीच में बन रहा है उसको नाम दे दिया हमने कुछ भी इस तरह से अल्फा मल्फा, आप इसको नाम बोल दीजिएगा। तो वो हमने नाम दे दिया है ना। फाई करके पढ़ते हैं उसको, तो मैं बताऊंगा क्या है वो। तो अब यहाँ से इतनी क्लियर हमें हो गई हैं। तो यूजिंग करेंगे पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन को, तो रिजल्टेंट आर इज ऑब्टेन्ड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर आपको दिख रहा है। तो ये हमें रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा, सीधी सी बात है। ये तो हम खुद भी सोच सकते हैं किस तरह से मिलेगा कि एक बोर्ड इधर जा रही है, दूसरी बोर्ड इसको इधर खींच रही है, तो सीधी सी बात है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। तो दिशा तो हमें ये रिजल्टेंट से देखने को पता चल रही है, बट वैल्यू क्या है वो हमें पता करनी है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला अपने अभी निकाला उसी को लगाएंगे। तो पहला तो यहाँ पे हमने वी वी का स्क्वायर प्लस का वी सी का स्क्वायर प्लस का 2 वी सी हमने निकाल लिया है कोस, और 120 लिख दिया है। अब आप सोचोगे कि भाई साहब 60 की जगह आप 120 क्यों लिख रहे हो। तो 60 की जगह 120 लिखने का मतलब ये है कि हमने अब भी देखा था यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो हमें थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ती है। और थीटा इस केस में कितना होगा, तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है आपका, 180 होता है। अब 180 में से जो है आपका 60 तो आप ये माइनस कर दीजिए, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी दो वेक्टर के बीच का जो आपका थीटा है जो कि एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस का आप 60 जब करोगे तो आपको 120 डिग्री मिलेगा। तो वही चीज़ तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 120 हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। cos 120 जो होता है वो माइनस का हाफ होता है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। सबकी जो वैल्यूज हैं वो हमने डाल दी हैं। सबको करने के बाद हमको जो मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी 22 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें सिंपली मिल गया कि जो वो हमारी बोट है, मोटर बोट है, वो हमारी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। तो अब यहाँ से हमें ये तो मिला है कि वो जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी, बट डायरेक्शन का क्या करें। तो डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमें इस फाई की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। और इस फाई की वैल्यू को निकालने के लिए हमने कई सारे जो हैं अभी तक हमने क्या बना पड़े हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हैं। मैंने इधर आपको जो हाईलाइट भी कराए थे, प्लीज़ इनको याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उन्हीं को में से एक को हम लगा देंगे। हमें हमारे पास आर की वैल्यू है और जो है थीटा की वैल्यू है, फाई की वैल्यू निकालनी है, भी सी की वैल्यू है। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया है ना। तो उसका यूज़ करने से हमें साइन फाई आराम से मिल जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट करनी है और इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको लगा देना, सीधा आपको जो है फाई की वैल्यू मिल जाएगी 23 डिग्री आपको मिल गया यहाँ पे, है ना। तो 23.4 डिग्री मिल गया। 23.4 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो भी से जो है 23 डिग्री 0.4 आपका ये बना रही है। तो ये जो है हमें कितनी बातें क्लियर हो गई। हमें डायरेक्शन मिल गया, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, और किसकी मदद से मिला, जो हमने अभी तक ड्राइव किया है। तो उसी को ध्यान से पढ़िए आप, है ना। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दो आपके एग्जाम्पल बहुत हैं आज के लिए, है ना। अगले लेक्चर में हम जो है बात कर लेंगे मोशन इन अ प्लेन के बारे में, और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें ड्राइव करेंगे, सीखेंगे। तो उसको मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा, है ना। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपने जो इनको समझ भी लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।